एपिसोड 44। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, लगता है कि तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। तुझे 2 थप्पड़ लगाऊंगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। कहते हुए मिस्टर श्रीवास्तव गुस्से से ख्वाहिश के पास आ गई। वह ख्वाहिश पर हाथ उठा पाती इससे पहले ही ख्वाहिश ने उनके सामने से हटते हुए कहा, आपकी औकात नहीं है कि आप हमें मार सके। बच्ची हैं हम, इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुझे तेरी औकात याद दिलानी ही होगी। प्रिंसिपल ने जैसे ही ये देखा कि मिस्टर श्रीवास्तव ने फिर से ख्वाहिश के बालों को पकड़ लिया है, उन्होंने मिस्टर श्रीवास्तव को ख्वाहिश दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? आप एक छोटी सी बच्ची के साथ कैसी हरकतें कर रहे हैं? प्रिंसिपल की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव, जो कि हद से ज्यादा गुस्से में आ गए थे, उन्होंने प्रिंसिपल को दूर धक्का देते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसिपल, तू मेरी बात मानकर इसे अभी के अभी स्कूल से निकाल, वरना मैं तुझे दुनिया से बाहर भेज दूंगा। कहते हुए मिस्टर श्रीवास्तव गुस्से से ख्वाहिश के बाल को खींचने लगे। मिस्टर श्रीवास्तव ख्वाहिश से उम्र में और ताकत में काफी बड़े थे। ख्वाहिश उन्हें भी दुख धक्का देना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ, आप कहाँ हो? कहते हुए ख्वाहिश ने पूरी ताकत लगाकर अपने नाखून मिस्टर श्रीवास्तव के हाथों पर मार दिए। कुणाल बस गुस्से से ख्वाहिश को घूर रहा था। उसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमती थी और उसने ख्वाहिश को प्रपोज किया था। ख्वाहिश ने एक बार भी बिना सोचा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ये बात कुणाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने पेरेंट्स को ये कहानी सुनाई थी कि ख्वाहिश ने पहले उसे प्रपोज किया और जब उसने ये कहकर कि वह अनाथ है, उसने मना किया कि वह अनाथ है, इसलिए वह उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो ख्वाहिश ने उसकी ऐसी हालत कर दी। उसकी बात सुनकर उसके पेरेंट्स गुस्से से पागल हो चुके थे। वह अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था और उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। इसी का फायदा उठाकर कुणाल ख्वाहिश को सबक सिखाना चाहता था। ख्वाहिश ने पूरी ताकत लगाकर मिस्टर श्रीवास्तव के हाथों पर अपने नाखून मारे थे। उसके लंबे लंबे नाखून के लगते ही मिस्टर श्रीवास्तव के मुंह से चीख निकल गई। प्रिंसिपल सर भी अब तक उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, पागलपन बंद कीजिए वरना आप जिंदा नहीं रहेंगे। प्रिंसिपल की बातें सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से ख्वाहिश के बालों को छोड़कर प्रिंसिपल को उंगली दिखाते हुए कहा, तुझे और इसे, तुम दोनों को मैं देख लूंगा। इसे तो मैं स्कूल से क्या, इसे मैं पूरे मुंबई से बाहर कर दूंगा और तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर श्रीवास्तव की धमकी सुनकर प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, जिसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो ना, अगर उसका गार्डियन यहाँ पर आ गया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। प्रिंसिपल की बातें सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव गुस्से से उसे घूरने लगे। अगले ही पल उन्होंने हंसते हुए कहा, अनाथ बच्चों का कौन गार्डियन है भगवान? मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप पर यह बच्ची यहाँ पर आई होगी और तुम बता रहे हो कि इसका गार्डियन अगर यहाँ पर आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन है इसका गार्डियन? कोई भिखारी या कोई सड़क छाप गुंडा? मिस्टर श्रीवास्तव आगे कुछ कहते उससे पहले ही वहां पर एक डरावनी आवाज सुनाई दी, क्या कह रहे हो तुम? जरा मेरे सामने कहो। इस डरावनी आवाज को सुनकर प्रिंसिपल के केबिन का माहौल ठंडा पड़ गया। प्रिंसिपल ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उनका ध्यान दरवाजे पर खड़े अर्थ पर गया, जिसके दोनों हाथ इस वक्त पेंट की पॉकेट में थे और उसके चेहरे पर बेहद ठंडे एक्सप्रेशन थे। अर्थ को देखते ही प्रिंसिपल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी जान हलक में अटका दी हो। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उन्हें अर्थ की धमकी अच्छे से याद थी कि अगर मेरी प्रिंसेस को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें, तुम्हारे कॉलेज को, तुम्हारे स्कूल को, तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। सब कुछ याद करके बेचारे प्रिंसिपल सर गहरी गहरी सांस लेने लगे। वही मिस्टर श्रीवास्तव, मिसेज श्रीवास्तव, कुणाल तीनों दरवाजे पर खड़े अर्थ को कंफ्यूज होकर देख रहे थे। ख्वाहिश, जिसे इस वक्त गुस्सा हद से ज्यादा आ रहा था, वह मिस्टर श्रीवास्तव को सबक सिखाना चाहती थी। अर्थ की आवाज सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगी। अगले ही पल उसने अपने गुस्से को पूरी तरह से अपने चेहरे से गायब किया और मासूम सा चेहरा बनाकर रोते हुए दौड़ते हुए जाकर अर्थ के पैरों से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, अर्थ, इन तीनों ने हमें बहुत मारा और यह बोल रहे हैं कि हम अनाथ हैं। आपको पता है, इन्होंने हमारे बालों को भी पकड़ा।
हमारे ब्यूटीफुल बाल तोड़ने की कोशिश की कहते हुए ख्वाहिश जोर से रोने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो अर्थ का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ख्वाहिश इसी चीज का फायदा उठाना चाहती थी। और ख्वाहिश की सोच के मुताबिक उसकी आंखों में आंसू देखकर अर्थ का दिमाग सच में खराब हो गया। उसने ख्वाहिश को मजबूती से अपने गले लगाकर बेहद डरावनी नजरों से पूरे श्रीवास्तव परिवार की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, क्या कह रहे थे तुम मिस्टर अभिमन्यु श्रीवास्तव, जरा फिर से कहना। अभिमन्यु श्रीवास्तव जो कि अर्थ का चेहरा देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर तक सोचने की बात कहा, अर्थ सिंघानिया कहते हुए उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। अगले ही पल उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह कुछ कहना चाहते थे पर तब तक अर्थ उनके करीब आ चुका था। उसने ख्वाहिश को मजबूती से अपनी बाहों में भरा हुआ था। उसने मिस्टर श्रीवास्तव के सामने आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, दोबारा कहो, क्या कह रहे थे तुम मेरी प्रिंसेस को? वह अनाथ है, वह भिखारी है, उसकी औकात नहीं है तुम्हारे सामने बोलने की। यही कहा था ना तुमने? अर्थ की डरावनी आवाज सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने घबराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया मुझे पता नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की के गार्डियन हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इसके साथ ऐसा नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ कहते हुए मिस्टर श्रीवास्तव ने अपने दोनों हाथ अर्थ के सामने जोड़ लिए। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस क्या हमें मैंने माफ करना चाहिए? अर्थ के सवाल को सुनकर ख्वाहिश ने अपने आंसू साफ करके गुस्से भरी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने मेरे बालों को खींचा है और उसे चुड़ैल ने भी। इन दोनों को मत छोड़ना। और इस लंगूर को भी यह बोल रहा था कि हम इसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। हम इसकी गर्लफ्रेंड क्यों बने? ये कितना गंदा दिखता है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ जो पहले से गुस्से में था, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने टेढ़ी नजरों से पलटकर सोफे पर बैठे हुए कुणाल की तरफ देखा। कुणाल तो अर्थ को और उसकी पर्सनैलिटी देखकर ही डर चुका था। वह डरते हुए अपनी माँ से चिपका हुआ था। कुणाल की माँ भी अपने पति की हालत देखकर समझ गई थी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वह भी इस वक्त शांत थी। अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो हमें क्या करना चाहिए उनके साथ प्रिंसेस? कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश को अपनी गोद में उठा लिया। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि ख्वाहिश भिखारी है तो आप इनको भिखारी बना दो। और हाँ, वह चुड़ैल का रही थी कि ख्वाहिश की औकात नहीं है उसके सामने बोलने की, और वह हमें गंदी गंदी बातें भी बोल रही थी। आप उसकी जबान काट दो। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही प्रिंसिपल सर ख्वाहिश की बातें सुनकर सदमे में जा चुके थे। उनके सामने हमेशा मासूम बनकर रहने वाली बच्ची ऐसी बातें कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। कुछ सोचकर उन्होंने अर्थ के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अर्थ, ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ है। आप प्लीज। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि अर्थ ने बेहद खतरनाक आवाज में कहा, अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो बोलने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी जबान नहीं रहेगी, इसलिए सोच समझ कर बोलना। अर्थ की बात सुनकर प्रिंसिपल के मुंह पर जैसे ताला लग गया। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अर्थ ख्वाहिश को लेकर दूसरी तरफ रखे हुए सोफे पर जाकर किसी किंग की तरह बैठ गया। उसने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि उसे औरत की जबान काट दी जाए जिसने तुम्हारे बारे में गलत कहा है ना? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, वह बहुत ज्यादा बुरी है। उसने हमारे बाल खींच, अगर हमारे बाल टूट जाते तो फिर ख्वाहिश ब्यूटीफुल कैसे लगती? उसे छोड़ना मत, और उस आदमी को भी उसने हमारे बाल खींच उसके हाथों को काट दो। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रीवास्तव परिवार घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मिस्टर अभिमन्यु श्रीवास्तव जाकर अर्थ के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरा बेटा इस बच्ची से माफी मांग लेगा, पर प्लीज हमारे साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। मिस्टर श्रीवास्तव की बात सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से कहा, माफ कर दे। जब मैंने कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मेरी बात सुनी नहीं, और आप चाहते हैं कि हम आपको माफ कर दे। गलती की सजा होती है, माफी नहीं। कहते हुए ख्वाहिश बेहद डरावनी लग रही थी। बचपन से डीजे और अर्थ के साथ रहते हुए उसे इन सब की आदत थी। अर्थ और डीजे ने कभी भी अपना काम उसे नहीं छुपाया था। वह अच्छे से जानती थी कि अर्थ और डीजे क्या करते थे। अर्थ और डीजे ने तो उसके सामने भी काफी बार कई लोगों को मारा था। पहले पहले ख्वाहिश इस सबसे डरती थी, पर जैसे जैसे बड़ी हुई उसे सब की आदत हो गई।
उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसकी लाइफ भी यही है। ख्वाहिश की बात सुनकर और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर अर्थ के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने ख्वाहिश के माथे को चूमते हुए कहा, मेरी शेरनी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अर्थ के गाल पर किस करते हुए कहा, यस अर्थ, हम आपकी शेरनी है। हम किसी से नहीं डरते। हम बहुत स्ट्रांग है। कहते हुए ख्वाहिश हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अभी तक आपने पनिशमेंट क्यों नहीं दी? हमें गुस्सा आ रहा है। हमें अभी भी अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने पीछे पलटकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसके बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और कुछ ही देर में 10 से 20 बॉडीगार्ड प्रिंसिपल के केबिन में मौजूद थे। 2 बॉडीगार्ड्स ने मिसेज श्रीवास्तव को पकड़ के रखा था और 2 बॉडीगार्ड ने मिस्टर श्रीवास्तव को। कुणाल चिल्ला रहा था। उसे भी एक बॉडीगार्ड ने पकड़ के रखा था। कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा, ख्वाहिश, प्रॉमिस में अगली बार से तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ना तुम्हारे सामने आऊंगा। प्लीज मेरे मामा, मेरे पापा को छोड़ दो। कुणाल की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसे घूरते हुए कहा, हमने कहा ना, गलती की पनिशमेंट होती है, माफी नहीं। अगर एक बार माफ कर दिया जाए तो सामने वाला हमेशा बदला लेने का मौका ढूंढता रहता है और ख्वाहिश अर्थ सिंघानिया कभी किसी को बदला लेने का मौका नहीं देती। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखा। अर्थ ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही, गलती की सजा होती है, माफी नहीं। कहते हुए अर्थ ने अपने दोनों आदमियों की तरफ देखा। उन दोनों ने अपना सर हिलाया। अगले ही पल प्रिंसिपल के केबिन में अभिमन्यु श्रीवास्तव के दोनों कटे हुए हाथ पड़े हुए थे और उसकी बीवी की कटी हुई जबान। ख्वाहिश अभी भी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसे तो जैसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही कुणाल अपने पेरेंट्स की हालत देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। प्रिंसिपल भी सदमे में जा चुके थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा नजारा अपने सामने कभी भी नहीं देखा था। अर्थ ने दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ देखते हुए कहा, हॉस्पिटल में एडमिट कर देना इनको। कहते हुए उसने एक नज़र कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, वह मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर प्रिंसिपल के केबिन से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको कहीं चोट लगी है? कहते हुए उसका ध्यान ख्वाहिश की गर्दन पर गया। ख्वाहिश की गर्दन पर नाखूनों के निशान थे और उन निशानों से हल्का हल्का खून निकल रहा था। नहीं, कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सन, लव यू रीडर। एपिसोड 45। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। वही अर्थ के हाथ लगाते ही ख्वाहिश के मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। अर्थ ने ख्वाहिश के बालों को हटाकर देखा तो गर्दन की दूसरी तरफ भी नाखूनों के निशान थे। ये नाखूनों के निशान जरूर मैसेज श्रीवास्तव के दिए गए। ये सोचकर अर्थ के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसका दिल तो कर रहा था कि वह अंदर जाकर उनकी जान ले ले, पर इस वक्त उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, आपको दर्द हो रहा है? अर्थ के सवाल को सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, दर्द हो रहा है, पर हम तो शेरनी है ना, हमें दर्द को बर्दाश्त करना अच्छे से आता है। हैंडसम दादू से हमने प्रॉमिस किया था कि हम शेर की शेरनी बन के रहेंगे और हम शेरनी बन गए। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने ख्वाहिश के गालों को चूमते हुए कहा, अच्छा, इसी तरह से आपको सबको सबक सिखाना है, किसी से नहीं डरना है, समझ आया आपको? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना सर हिलाया। अर्थ ख्वाहिश को लेकर स्कूल से बाहर आ गया। हालांकि अभी सिर्फ लंच ब्रेक हुआ था, पर अब अर्थ ख्वाहिश को लेकर सीधा घर जाना चाहता था। हर रोज वह ख्वाहिश को पिक करने के बाद घर जाने से पहले डीजे के मेंशन जाते थे और शाम तक ख्वाहिश डीजे के साथ ही मस्ती करती थी। आज भी वह दोनों पहले डीजे के मेंशन गए। डीजे के मेंशन आते ही ख्वाहिश दौड़ते हुए जाकर डीजे के पैरों से लिपट गई। डीजे ने उसे गोद में उठाने की कोशिश की, पर अब वह ऐसा नहीं कर सकते थे। ख्वाहिश 13 साल की हो चुकी थी और डीजे अब बूढ़े हो चुके थे। ख्वाहिश ने हंसते हुए कहा, हैंडसम दादू, आप बूढ़े हो चुके हो, अब आप ख्वाहिश को गोद में नहीं उठा सकते। कहते हुए ख्वाहिश खिलखिलाकर हंसने लगी। वही ख्वाहिश को अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर डीजे ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, ताकत उसमें उतनी ही रहती है, बदमाश लड़की। कहते हुए डीजे ख्वाहिश को लेकर सोफे पर बैठ गए। ख्वाहिश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डीजे की तरफ देखा।
तभी अर्थ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ख्वाहिश के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। अर्थ के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखकर डीजे ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ये किस लिए? उन्होंने इतना कहा ही था कि अर्थ ने ख्वाहिश के बालों को साइड में किया और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के से ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगा। ख्वाहिश की गर्दन पर नाखून के निशान को देखकर डीजे की आंखें सर्द हो गई। उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, ये किसने किया? कहते हुए उन्होंने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा। ख्वाहिश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, एक चुड़ैल आंटी थी। उन्होंने हमारे बालों को खींचा और हमारी गर्दन पर नाखून मारे। उन्होंने हमारे हाथ को भी पकड़ा। ख्वाहिश का ब्यूटीफुल हाथ कैसा हो गया है? ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने उसकी नाजुक सी हथेली की तरफ देखा, जहां पर किसी की मजबूत पकड़ का निशान बन चुका था। डीजे ने गुस्से से कहा, कौन है वह? उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी शेरनी को दर्द देने की? हम उसके हाथ काट देंगे। डीजे की बातें सुनकर ख्वाहिश ने अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम दादू आप पीछे रह गए। हमने पहले ही उनके हाथ काट दिए। कहते हुए ख्वाहिश हंसने लगी। वही ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब? ख्वाहिश ने हंसते हुए डीजे को सब कुछ बता दिया। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, मेरी शेरनी तो बहुत समझदार हो गई है। इसी तरह से दुश्मनों को सजा देनी है, क्योंकि हमारे दुश्मन बस एक मौके की तलाश में होते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ दें तो वह सुधरते नहीं है बल्कि पलटकर वार करते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करना है। क्या समझे आप? ख्वाहिश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करना है और हम कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करेंगे। हम हमेशा उन्हें पनिशमेंट देंगे। कहते हुए ख्वाहिश डीजे के गले से लग गई। अर्थ ने अब तक उसे दवाई लगा दी थी। उसने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, आप जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं हम बाद में करेंगे। अर्थ ने ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने रूम में चली गई। उसके जाते ही डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, हमारी शेरनी आप धीरे धीरे स्ट्रांग बन रही है। इस दुनिया में उन्होंने बचपन में ही कदम रख दिया था। आपसे और हमसे जुड़ने के बाद उनके हजारों दुश्मन आएंगे। हर वक्त हर पल उन पर खतरा रहेगा। इसलिए अच्छी बात है कि वह अभी से खुद को मजबूत बनाएं। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने जाती हुई ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, उसे मजबूत बनना ही होगा। वह अर्थ सिंघानिया की प्रिंसेस है। जो कोई उस पर आंख उठाकर देखेगा, उसकी आंखें उसे खुद निकालना होगी। मैं उसे इतना स्ट्रांग बनाऊंगा। अर्थ की बात सुनकर डीजे के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शाम का वक्त सिंघानिया मेंशन में धानी, अनु और धैर्य तीनों चुपचाप बैठे हुए थे। भले ही दिन में उन्होंने ख्वाहिश के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था, पर अब उन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। उन तीनों को उदास बैठे हुए देखकर अक्षत, जो कि अभी अभी ऑफिस से घर आया था, उन तीनों के पास आ गया। उसने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम? अक्षत की आवाज सुनकर धैर्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई कल जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से आज मैंने एंजल को बहुत बुरा भला कह दिया। मैंने उसे ये भी कह दिया कि उसने हमारी फैमिली को अलग कर दिया। उसने अर्थ भाई को हमसे दूर कर दिया। मैंने उसे बहुत कुछ बुरा भला कह दिया भाई। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। धैर्य की बात सुनकर अक्षत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या किया तुमने? तुमने उससे ये सब कुछ क्यों कहा? उसने क्या किया था? अक्षत की बात पर धानी ने थोड़े गुस्से से कहा, भाई उसने क्या किया था मतलब उसकी वजह से ही अर्थ भाई ने कल मॉम की इंसल्ट की। मॉम कितना ज्यादा रो रही थी, आपको पता भी है। धानी की बात सुनकर अक्षत ने धानी को घूरते हुए कहा, और क्या तुम्हें नहीं पता कि चाची जी ने क्या किया था? ख्वाहिश छोटी बच्ची है, पर इसका यह मतलब नहीं कि उसे तकलीफ नहीं होती। चाची जी हो या फिर घर में मौजूद कोई भी इंसान, माँ को छोड़कर हर कोई ख्वाहिश के साथ बुरा बर्ताव करता है। उसे अनाथ, नाजायज, ना जाने क्या क्या कहता है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बचपन में मेरी और अर्थ की गलती की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैंने तो उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था, पर अर्थ ने उसे बचाया था। उसे बचाने के बाद उसने उसकी जिम्मेदारी ली थी। पूरा परिवार यह जानता है कि हमारी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई है, फिर भी सब लोग उसे ही दोषी मानते हैं। उसे ही अनाथ कहते हैं, उसे ही मनहूस कहते हैं। मुझे बताओ धानी, अगर कोई तुम्हें यही सब शब्द बचपन से कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके पास सिर्फ अर्थ है।
हम सब के पास हमारा पूरा परिवार है, यहाँ रहकर भी उसका यहाँ पर कोई अपना नहीं है, फिर तुम लोगों से यह कैसे कह सकती हो कि उसने हमारा परिवार तोड़ा है। अर्थ कभी भी हमारे साथ नहीं था, वह हमेशा से हमसे दूर, हमसे अलग रहता था। क्या उसके आने से पहले अर्थ ने कभी तुमसे प्यार से बात की थी? क्या उसने कभी तुम्हारे साथ बैठकर 2 मिनट बात की थी? अक्षत की बात सुनकर धानी, अनु और धैर्य तीनों का चेहरा नीचे झुक गया। अक्षत ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम उसे छोटी सी बच्ची पर इस तरह के इल्जाम मत लगाओ। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। पहले से ही घर में सब लोगों से नापसंद करते हैं। अगर उसके साथ बात नहीं करना चाहते तो उससे दूर रहो, पर उसे दर्द मत दो। कहते हुए अक्षत वहां से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं अक्षत की बात सुनकर धानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सच में हम बहुत बुरे हैं। हमने ख्वाहिश को कितना रुलाया है ना भाई। धानी की बात सुनकर धैर्य ने कहा, कोई बात नहीं, हम हमारी एंजल से सॉरी कह देंगे। वैसे भी वह बहुत प्यारी है, वह हमें माफ कर देगी। उन दोनों की बात सुनकर उन्होंने कहा, पर वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अब तक तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। अनु की बात सुनकर धैर्य ने कहा, अरे तुम भूल गई, वह तो रोज उनके घर जाती है ना। क्या नाम है उनका? डीजे। वैसे मैंने सुना है कि वह बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। ख्वाहिश की उनके साथ काफी बनती है। धैर्य की बात है सुनकर धानी ने हंसते हुए कहा, सोच भाई, अगर गुस्से में ख्वाहिश ने अपने गैंगस्टर दादू से हमारी शिकायत कर दी तो वह हमें तो बंदूक से उड़वा देंगे। धानी की बात सुनकर बेचारे धैर्य के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने घबराते हुए कहा, बकवास मत करो, ऐसी बातें करके बच्चे को डरते नहीं है। कहते हुए धैर्य ऊपर अपने रूम में भाग गया। धानी और अनु भी हंसते हुए ऊपर अपने रूम में चले गए। शाम को 6 बजे डीजे के साथ मस्ती करने के बाद ख्वाहिश अर्थ के साथ सिंघानिया मेंशन आने के लिए निकल गई। कार में ख्वाहिश अर्थ की गोद में बैठकर उसके गालों को टच कर रही थी। अर्थ चुपचाप एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रहा था। ख्वाहिश ने अर्थ के हैंडसम चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ आप इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हो? ख्वाहिश के सवाल पर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। ख्वाहिश को उसके इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अर्थ की नाक को खींचते हुए कहा, आपका नाम कितना लंबा क्यों है? अर्थ ने घूरकर ख्वाहिश को देखा तो ख्वाहिश ने दांत दिखा दिए और अर्थ के सीने पर अपना सर रखकर लेट गई। कुछ देर बाद सिंघानिया मेंशन के आते ही अर्थ ख्वाहिश का हाथ पकड़कर मेंशन के अंदर आ गया। अंदर आते हुए उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े धैर्य, धानी और अनु पर गया। उन तीनों को देखते ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई। ख्वाहिश को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उन तीनों को उसने अपने दोस्त माना था और वह तीनों कल से उसे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। उन तीनों को एक नजर देखकर ख्वाहिश अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अर्थ के साथ चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। उन तीनों का ध्यान भी ख्वाहिश पर चला गया था। वह तीनों ख्वाहिश से माफी मांगना चाहते थे, पर इस वक्त अर्थ ख्वाहिश के साथ था। अगर वह ख्वाहिश के पास जाते तो भी अर्थ उन्हें ख्वाहिश के करीब आने से पहले ही वहां से भगा देता। इसलिए उन तीनों ने अकेले में ही ख्वाहिश से माफी मांगने का डिसीजन ले लिया। रूम में आकर अर्थ ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। कहते हुए अर्थ वहां से अपने रूम में अटैच स्टडी रूम में चला गया। ख्वाहिश ने अपना सर हिलाया और अपने रूम में आकर बैठ गई। वह अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे के बाहर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ख्वाहिश ने खुद से कहा, हमारे रूम के दरवाजे पर कौन आया होगा? कहते हुए ख्वाहिश ने दरवाजा खोला तो उसके सामने धैर्य, धानी और अनु तीनों अपना कान पकड़कर खड़े थे। उन तीनों को देखकर ख्वाहिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ख्वाहिश को कुछ ना बोलते हुए देखकर उन तीनों ने एक साथ कहा, एंजल सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो। उन तीनों की बातें सुनकर ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, आप सब हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? हम तो बुरे हैं ना, हमसे दूर रहो, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारे अर्थ काफी है। ख्वाहिश की बात सुनकर धैर्य ने प्यार से कहा, ख्वाहिश प्लीज अपने धैर्य को माफ कर दो ना, तुम तो जानती हो ना कि मैं इडियट हूँ। ख्वाहिश ने पलटकर धैर्य को उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने हमें कितना बुरा बोला, हमें कितना बुरा लग रहा था। सब लोग हमें बुरा बोलते हैं पर हमें फर्क नहीं पड़ता, पर तुम तो हमारे दोस्त थे ना। जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी क्या गलती थी? हमने तो कुछ किया भी नहीं था, हम कुछ करते भी नहीं, फिर भी सब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हमारे अर्थ को छोड़कर कोई हमारा अपना नहीं है और हमें किसी को अपना बनाना भी नहीं है।
सब लोग झूठे हैं, कहते हुए ख्वाहिश अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी।